भी कारक कौन है? गुरुजी गुरु और वो सूर्य ही होते हैं कारक भाव, कारक तो उनके नवम भाव के। होते नहीं है नीतू जी, होते नहीं है, कंफर्म हो ये हाँ ज्योतिष जी में। अब जी है। आप लोगों से गलती हो तो हमें दुख लगेगा। होते नहीं है, नहीं है, हैं। है है जी जी हैं गुरुजी। आपके पास लोग आएंगे। अब आप एक डॉक्टर की तरह हो गए। आपके अब ज्योतिष से आप पीएचडी कर लीजिए तो आपको डॉक्टरेट का तो मिल जाएगा, लेकिन बेसिक वहां पर भी यही चीजें बताई जाती हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए, बेसिक यही रास्ता है पढ़ाने का। चाहे कहीं पढ़िए, चाहे कोई प्रोफेसर पढ़ाएं, चाहे कोई पढ़ाएं। हाँ, उनके पास सिद्धांत अलग अलग होंगे, व्याख्यान अलग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो चलने का जो मार्ग है ज्योतिष का यही है। तो क्यों होते हैं यह समझिए। संतान कारक ग्रह हम किसको कहते हैं? बताइए। गुरुजी गुरु को, गुरु। गुरु को। और पितृ कारक ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य को गुरुजी। अगर भावम भावात का सिद्धांत अगर हम नवम से पिता का विचार करते हैं तो नवम से पंचम ही आएगा कि नहीं? नवम जी गुरुजी। तो, तो इसलिए ही उत्तर भारत में, क्योंकि नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है, यहाँ पर सूर्य संतान कारक ग्रहों का प्रभाव होता है, तो इसीलिए यहाँ से विचार होता है और दसम भाव से। शेष उसके भावम भावा सिद्धांत से अन्य भाव देखने चाहिए, लेकिन दसम और नवम यही दो पितृभाव होते हैं। अगर ये पीड़ित होते हैं तो इन्हीं से पितृदोष भी लगता है। क्लियर? गुरुजी फिर ये दोनों ही भाव देखने पड़ेंगे ना पिता के लिए। अब जैसे कि इस तरह से पढ़िए कि आपके क्षेत्र में एक अलग सिद्धांत है। आप लोग कहीं कहीं गोचर का विचार जन्म लग्न से होता है, हम लोग चंद्र लग्न से देखते हैं। तो अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपना अपना नियमावली है ना? जी गुरुजी। समझ में आया? जी समझ में जी आया? गुरुजी। एक प्रथा है कि साउथ इंडिया वाले, दक्षिण भारत वाले लोग दसम से विचार करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर नवम का अगर नवम का हम दसम देखें तो क्या होता है? क्या आएगा बताइए? नवम का दसम द्वितीय भाव होगा। पंचम होगा भगवान। गुरुजी छठा भाव होगा ना। छठा भाव होगा। तो छठे स्थान से षष्ठेश्वरी आपके, अगर दसम को देखेंगे तो षष्ठेश्वरी आपके हो सकते हैं पुत्र के लिए। तो इस विषय पर कंफ्यूज ना करके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसका भी प्रमाण आपको मैं कल प्रेषित कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो। लेकिन प्रथा यही है, नवम और दसम से ही हम पुत्र का विचार करते, पिता का विचार करते हैं। एक सिद्धांत और है, माता का विचार होता है चतुर्थ से तो सप्तम उसका पिता का होता है। अगर पिता का विचार होता है दसम से तो उसका सप्तम माता होता है। अगर पति का विचार होता है लग्न से तो उसका सप्तम होता है पत्नी का। समझ में आया? जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल। गुरुजी देख, हाँ, मेरा प्रश्न, गुरु से पंचम पुत्र कारक होता है ना, अब और ये जो प्रश्न सूर्य सुनिए से ना नवम। प्रियांशु जी, यह प्रश्न अब विचार करना चाहिए जब मान लीजिए कि हमको संतान नहीं हो रहा है और कंडीशन, प्लेसमेंट, ट्रांजिशन, सारा चीज हमारे विपरीत है। यानी कहिए कि सब नकारात्मक चीज है। हम क्या विचार करें? हमारा हमारा भावेश भी
कमजोर है, भाव कारक भी कमजोर है, हमारा भाव भी बलहीन है। इन तीन परिस्थितियों में हम किसका विचार करेंगे? तो हमारा शास्त्र कहता है कि भावम भावात से ध्यान से सर्वप्रथम उस भाव से भाव को देखिए। अगर वहां भी कंफर्टेबल हमको नहीं महसूस हो रहा है तो उस ग्रह का विचार कीजिए जो ग्रह जिस चीज का कारक है। तब हम इस पद्धति को लगाएंगे कि गुरु से पंचम। जी गुरु आया जी। समझ में? आया जी गुरु समझ जी। में? आप ऐसे जी गुरु जी। समझिए कि आपको संतान चाहिए और संतान भाव में मंगल बैठे हो, संतान कारक मान लीजिए कि गुरु जो हैं वो भी अस्त हो, मृत हो, निर्बल हो, नीच हो, इत्यादि अवस्थाएं उनकी हो, और तो कितना पीड़ित हुआ बताइए कितना। आप देखिए भाव, भावेश और भाव कारक बनाकर 100 पॉइंट बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 100 पॉइंट। 100। इसमें से अगर तो 3 से 35 अगर हम लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 33.5 पॉइंट का 100 होगा ना। जी गुरु जी। जी जी तो अगर हमारा भावेश कमजोर हुआ तो कष्टकारी होगा लेकिन संतान होगा। कारक मजबूत हुआ, हम कारक को मजबूत करके अब कारक से पंचम देखिए। अगर तीनों आपके लिए नकारात्मक हैं तो कारक से पंचम देखिए, गुरु से पंचम देखिए। अगर गुरु से पंचम कोई शुभ ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो तो उसकी दशा अंतर दशा आपको संतान देगी। यही है ना आपका प्रांशु जी? जी गुरु जी। जी गुरु जी। इसे कहते हैं भावम भावात। क्लियर? जी गुरु जी। अब आपकी चर्चा खत्म हो गई आनंद जी? जी गुरु जी। नीतू जी हाँ, गुरु जी स्किन आ रही है। हमें चर्चा में बिठाए तो देखिए आपका जो आप लोग आनंद ले रहे थे वो आनंद ही मैंने खत्म कर दिया। चलिए बहुत सुंदर। और किसी का देखिए, आप प्रश्नों को पढ़ते चलिए, प्रश्न करते चलिए, समय बहुत कम है आपके पास। अब आप और मैंने संस्था से चैलेंज किया है। अब देखते हैं कि हम अपराजित होते हैं कि पराजित होते हैं, आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि हमने आप पर ही तो दाव, हमारे लिए तो आप ही रण क्षेत्र के योद्धा हैं। मैंने संस्था में कहा है कि फलित ज्योतिष की इस संस्थान के द्वारा प्रथम परीक्षा होगी और इस परीक्षा में हमारे एक भी विद्यार्थी ए ग्रेड या बी ग्रेड से कम नंबर नहीं लाएंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि इस अपने शिक्षक का, अपने गुरु का मान कितना ऊंचा कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है ना नीतू जी? जी जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी। और आप बहुत कोशिश करेंगे। हमारा रिजल्ट 70 प्लस होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि 80 प्लस हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति 70 प्लस हो। और आपको करना क्या है, आज इसी बात पर मैं बताता हूँ। आप लोग एक सिद्धांत सीखिए, पहले तुम। एक बार की बात है, आज बंद करो, कि 4 मित्र थे और 4 मित्र ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग आज से एक संकल्प लेते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें हो वो हमारा होगा और हमारे जीवन में जो भी चीजें हो तुम्हारा होगा। समय का चक्र चलता गया, उसमें से 2 मित्र बन गए धनवान और 2 मित्रों को उन्होंने छोड़ दिया पीछे। अब उनको ना पूछते, उनके पास धन आ गया और धन आया तो घमंड आ गया, घमंड आया तो उनका साथ छोड़ दिए। कि समय का चक्र फिर पलटा और उनका जिस तरह से धन आया था व्यय हुआ, उसी स्थान पर आए जो पहले थे। तब तक समय इनका बदल चुका था। ये लोग बोले कि से अब क्यों आए हो मेरे पास, मेरे दुख में तुम नहीं था। उसको पश्चाताप हुआ, फिर से वहीं से जिंदगी शुरू किया कि जहां से उन लोग बिछड़े थे। तो था कि एक प्रश्न पत्र था जिसमें चारों का अपना अपना नाम था। अब निकालना था कि जो व्यक्ति
पहले नाम निकालेगा वो मित्र मंडली का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई, चारों ने क्या किया कि अपना अपना नाम ढूंढने लगे। तो एक पांचवा व्यक्ति एक आए, उन्होंने कहा कि आप चारों ही अपराजित हो गए। क्यों? कारण था कि अगर एक व्यक्ति अगला का नाम मिलता उसको बढ़ा देता कि ए तेरा हुआ, अगला का नाम मिलता वो बढ़ा देता, तो चारों ही ना विजय होते। बताइए। जी 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 गुरुजी गुरु बिल्कुल। तो एक आप लोगों को भी एक एकजुटता दिखानी है। जैसे ज्योति मिश्रा जी ने कहा कि गुरुजी हम परीक्षा के लायक नहीं है, कि हमको हृदय में इस बात को लग गया कि हमने इनको कहा कि हम आपको पास कराएंगे। अब जैसे पास कर, चोरी छुड़ाकर हम किसी तरह से आपको हम पास कराएंगे। तो आप लोग भी ऐसे लोगों को सहयोग कीजिए। ज्योति मिश्रा जी को नोट्स की आवश्यकता हो, नोट्स दीजिए। तो यहाँ पर होना चाहिए कि हम तो, हमारे पास तो जो चीजें हैं ही, दूसरे का हमसे भला हो जाए तो यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। तो आप लोगों में एकजुटता होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं आज के गोचर कुंडली की। आगे बढ़ूं कि और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी आगे बढ़िए आप। गुरुजी आप चलिए आप लोग शुरू करिए। सभी लोग एक स्क्रीन को शेयर करके रखिए प्रभु। और स्क्रीन आप लोग को दिख रही है ना? जी गुरुदेव। चलिए बात करते हैं चंद्रमा की। आप लोगों ने देखा कि चंद्रदेव का गोचर कुंडली में शुभ स्थान कौन कौन सा है? बताइए, फटाफट बताइए। जी गुरुजी, चंद्रमा का है एक एक तीन छह सात दस 11। वाह, बहुत सुंदर। अब चंद्रमा जन्मगत चंद्रमा से पहले स्थान पर हो, यानी कि देखिए इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, इसको इस कुंडली में बताइए। मकर में बैठे गुरुजी। अब इस जातक का चंद्रमा अगर प्रथम स्थान, हम किसको कहेंगे? चंद्रमा से प्रथम स्थान कोई भी हो सकता है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं बताइए तो। सप्तम भाव गुरुजी, प्रथम स्थान का हुई है। अगर हाँ, इस जातक का चंद्रमा अगर अष्टम में बैठे तो प्रथम स्थान होगा ना जी गुरुजी चंद्रमा बिल्कुल। से, जी गुरुजी। जन्मकालिक चंद्रमा से। हाँ या ना? जी जी गुरुजी। गुरुजी। तो देखिए, अगर चंद्रमा प्रथम स्थान में गोचर करता हो तो व्यक्ति को सुख, आनंद इत्यादि का लाभ होता है। गुरुजी चंद्रमा तो हमेशा जैसे हाँ, प्रथम भाव में ही होगा ना? ऐसे प्रथम भाव में होगा प्रभु। हम कह रहे हैं कि तुला राशि सप्तम में कौन सी राशि में है? मकर राशि में। मकर राशि में। अब मकर राशि वाले के चंद्रमा चलेंगे कि मकर राशि में ही रहेंगे गोचर में? चंद्रमा तो चलेंगे गुरुजी। तो चलेंगे तो जब मकर राशि से वो कुंभ राशि में आएंगे तो प्रथम स्थान होगा कि द्वितीय स्थान होगा? द्वितीय होगा भगवान। मकर से कुंभ कौन सा स्थान होगा? गुरुजी ये मकर से द्वितीय होगा। चलेंगे तो कुंभ में आएंगे तो द्वितीय स्थान होगा। दूसरा होगा भगवान। कैसे दूसरा होगा प्रभु? जन्मगत चंद्रमा अगर मकर में हो तो, जन्मगत चंद्रमा अगर मकर में हो तो कैसे होगा? हम काउंट तो चंद्रमा से ही ना करते हैं। आप जोड़ कर देखिए प्रभु, आप एक बार काउंटिंग करके देखिए 12। जी गुरुजी, प्रथम में है गुरुजी, कुंभ राशि में। काउंटिंग करके देखिए प्रभु, काउंटिंग करके देखिए, कंफ्यूजन नो। द्वितीय स्थान होगा गुरुजी, उसको भी गिनेंगे ना, मकर राशि को भी।
अच्छा एक बात बताइए, मेक से ब्रिक, मेक से मेक आएगा कि नहीं? गुरुजी आवाज कट रही है, क्या कहा आपने? दोबारा बताइए। नमो नमः गुरुजी, दोबारा बताइए एक बार। मेक का क्या बता रहे थे? मेक से मेक, राशि से मेक को काउंटिंग करेंगे तो कौन सा अंक आएगा? पहला ही आएगा एक गुरुजी। आएगा गुरुजी। पहला प्रथम। ये प्रथम। गुरुजी आपने ये गुरुजी मेक से अब जब वृक्ष ये काउंट बताइए, करेंगे तो एक दो ही मिनट, आएगा ना गुरुजी। एक मेक मिनट, से एक मिनट, वृक्ष जब एक मिनट, करेंगे तो दो आएगा, तो ऐसे ही जो एक मकर से मिनट। कुंभ करेंगे तो दो आएगा। गुरुजी एक मिनट, आपने ये बोला कि लग्न कुंडली में जो चंद्रमा है मकर राशि में बैठा हुआ है। हमने गोचर में अगर हमारा चंद्रमा कुंभ में विचरण कर रहा है तो वो कौन से भाव में चला गया, यही पूछा था ना आपने? भाव नहीं, स्थान कहना है। इन लोगों का कहना है चलिए, कि मकर, स्थान। मकर, सुनिए, हमारा सिद्धांत क्या है कि जन्मगत चंद्रमा जिस स्थान पर हो, उस स्थान से वो गोचर कर रहा है, ठीक ना? बात को समझिए पहले आप लोग। हाँ जी। जन्मगत चंद्रमा जिस स्थान पर है उस स्थान से गोचर करेगा। तो आप देखिए इसको काउंटिंग करके, अगर हम जन्मगत तो चंद्रमा हम काउंटिंग करेंगे तो वह तो एक आएगा ही, लेकिन वहां से जब चलेगा तो पहला स्थान पर ही न भ्रमण करेगा कि दूसरा पर जाएगा? गुरुजी दूसरे पर ही तो जाएगा। कुंभ राशि में अगर हम गोचर का चंद्रमा देखेंगे तो प्रथम पे कैसे रह जाएगा वो? हमने गोचर कुंडली खोली, वहां पे एक चंद्रमा देखा हमने, कुंभ में बैठा है, तो हम यही तो बोलेंगे कि अब ये जो चंद्रमा है ये अच्छा एक बात लग्न बताइए, कुंडली के एक चंद्रमा से एक सुनिए द्वितीय सुनिए भाव में। सुनिए सुनिए, सुमंगल हाँ, जी, सुमंगल जी सुनिए, गुरु जी कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी कुंडली जैसे खुल गई है तो वो जो प्रथम भाव जैसे लग्न में चंद्रमा जो बैठा है वो एक अलग है, और गोचर का चंद्रमा अलग है। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, वहां अगर कुंभ राशि में बैठा है तो एक जो है ये इसका फिक्स जगह है और वो उसका चलने वाला जगह है। हाँ हाँ, फिर तो पहला ही भाव होगा। हाँ अरे आप लोग ये बताइए, जन्मगत चंद्रमा से काउंटिंग न कर रहे हैं प्रभु आप। अब वो हाँ जी। घूमते घूमते वहां आएगा तो 12 न होगा? इवन अगर चंद्र वह चंद्रमा को वह गिनती छोड़ देंगे तो आएगा, एक आएगा, अगर उसको गिनेंगे तब तो दूसरा आएगा। अब देखिए सुनिए, एक 11, 1, 12, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 6 आया 4, 7, 5, 8, 6, 9 हुआ आपका 10। कितना हुआ यहाँ से जोड़िए पुनः, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 पर जीरो होता है कि नहीं आकर वहां पर चंद्रमा? जी गुरु जी। हमें बताइए कहाँ काउंटिंग में कमी आ रही है, आप बताइए पहले। गुरुजी गुरुजी पर आपने काउंटिंग जन्म में राशि से कमी काउंट नहीं। करने के लिए बोला था। हाँ तो जी, जन्म इसीलिए तो राशि द्वितीय तो, भाव में है। सुनिए, जन्म राशि हमारा शून्य न है, 0 डिग्री न है, वो तो है ही वहां पर। जन्म राशि, जन्मगत चंद्रमा जो इसका हुआ वो 0 पर न हुआ। अब वहां से वो यात्रा प्रारंभ करेगा तो पहले दूसरा घर में उसका दूसरा घर कैसे होगा ये बताइए हमको। वहां से जब चला तो कहाँ पहुंचेगा, वो पहला स्थान उसका कौन सा आएगा? अच्छा अच्छा गुरुजी, आप एक बार बताओ, जब यही भ्रमण करता हुआ चंद्रमा गोचर में मकर पे ही आ गया तो उसको आप क्या कहोगे? अब मकर पे ही आ गया ये गोचर करता हुआ। अब चंद्रमा से वो, अब वो चंद्रमा से हम काउंटिंग करेंगे तो 12वां ना आएगा। चंद्रमा से हम जन्मगत, जन्मगत अरे चंद्रमा जहां बैठा है गोचर में, उसी उसी स्थान पे राशि पे आ गया, 10 में ही आ गया वापस घूमता घूमता, तो आप तो उसको क्या काउंटिंग कहोगे भी कि तो 12वें स्थान पे? आप 12वें। तो आप काउंटिंग करके देखिए, आप पहले काउंटिंग करके देखिए। गुरुजी दशम राशि से काउंटिंग करेंगे ना अगर हम, तो 9वीं राशि धनु की वो 12वीं आएगी।
मैंने ये पूछा आपसे, जैसे आप कहोगे हम तो मान लेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि अगर मकर राशि का चंद्रमा लगनगत बैठा है, लगन राशि उसमें, तो भ्रमण करता हुआ गोचर का चंद्रमा वापस दशम के ऊपर तो आएगा ही आएगा ना, 10वीं राशि पे आएगा ही आएगा। तो अब हम उसको क्या बोले कि वो 12वें आया है? यहाँ पर तब तो हम यही बोलेंगे। सुनिए, एक मिनट। आप लोग जब अंशात्मक विस्तार करते हैं, अंशात्मक कुंडली बनाते हैं ना, हमें बताइए हाँ या ना। अंशात्मक कुंडली बनाते हैं जी गुरुजी, बनाते गुरुजी। एक पहले बातों को समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि हम कंफ्यूजन में हो, मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाए, या हो सकता है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। दो ही चीज ना होगी, बताइए। यहाँ पर दो ही चीज ना होगी, या मेरा कंफ्यूजन दूर हो या आपका कंफ्यूजन दूर हो। हाँ। एक मिनट, जब आपको 18 अंश पर सूर्य चल रहे हैं तो हम उसको क्या मानते हैं? 19 या 18 मानते हैं, ये बताइए। एक अंश बढ़ाकर हम करते हैं कि नहीं? तुम्हें कला हाँ विकला या ना देखना बताइए। पड़ेगा ना गुरुजी। अगर 18 अंश 2 कला पे होगा तो 19 में मानेंगे उसको। भगवान अगर कितना भी कला विकला होगा तो अगला ग्रह 18 है तो 19 में अगली ही भाव में गोचर वो प्रवेश करेगा, समझे? जी भाव का उल्लंघन नहीं कर। यहाँ गोचर का सिद्धांत कहाँ है कि काउंटिंग कहाँ से करना है? चंद्रमा जिस स्थान से बैठा है उस स्थान से प्रथम स्थान कौन सा होगा? वो तो लग्न ना आ जाएगा। जो आप कह रहे हैं, चंद्रमा को अगर चंद्र कुंडली में अगर हम उसको बैठा कर करेंगे तो लग्न ना आ जाएगा, ये मकर लग्न हो जाएगा, और लग्न 0 होता है। लगन को तो प्रथम भाव बोलते हैं। चलिए आप लोग, गुरुजी लग्न 0। चलिए इसका प्रत्युत्तर भी मिलेगा आपको अष्टक वर्ग में। चलिए हम मानते हैं कि, चलिए हम मान लीजिए कि जन्म का चंद्रमा प्रथम स्थान पर ही बैठे तो क्या फल देगा, इसको पढ़िए। इस पर हम ज्यादा आप लोग को नहीं करेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा। देखिए, जन्म का चंद्रमा जब अपने प्रथम स्थान पर ही गोचर करे तो क्या फल देगा? तो वही फल देगा जो लग्न का फल होता है, शरीर रोग मुक्त करेगा, क्योंकि यह जो है प्रथम स्थान उसका शुभ स्थान गोचर का है। ये समझ में आ रहा है ना? जी हाँ गुरुजी। जी, हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको सभी चीज वो मिलेगा, दो चीजें मिलेगी। एक, जो चंद्रमा का कारकत्व है वो अपना प्रभाव देगा, जन्म पत्रिका में जिस स्थान का स्वामी है वहां का प्रभाव देगा, और जिस स्थान पर बैठा है वहां का प्रभाव देगा। तो एक ग्रह का गोचर में आपको बहुत सारे फल प्राप्त होंगे, अगर सकारात्मक हुए तो। होगा ना? बताइए, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा लग्न का स्वामी है ना? कर्क लगन की कुंडली है। जी भगवान। आज कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं, या तो हम पढ़ा रहे हैं आप। नहीं लगन गुरुजी, ठीक है। लगन का ही वो है। तो अब बताइए कि अगर मकर से चंद्रमा गोचर अपना शुरू करे, राशि प्रवेश, तो ये तो पहला अपना फल देगा ना? बोलिए, वो जिस भाव का स्वामी है वहां का फल देगा ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। देगा, और अपना फल देगा ना, जो उसका कारकत्व है, माता का कारक है, जो भी जिन चीजों का चंद्रमा कारक है उसका फल देगा ना? जी गुरुजी। जी देगा गुरुजी। और जिस स्थान पर गोचर कर रहा है वहां का फल देगा ना? जी बिल्कुल देगा।
अब आगे चलिए। अब चंद्रमा अगर द्वितीय स्थान पर चलता है तो कुंभ राशि पड़ेगा। द्वितीय चंद्रमा, चंद्रमा का शुभ स्थान द्वितीय ना है, बताइए। नहीं गुरुजी, द्वितीय स्थान नहीं है। गुरुजी अब इस जो कुंडली जो आपने शेयर कर रखी है, इसके हिसाब से तो तृतीय स्थान जो है मेष राशि में हो गया। मैं कह रहा हूं, अब देखिए कंफ्यूजन मुकेश जी आप मत बढ़ाइए। अब मेष राशि यहाँ कहाँ आएगी द्वितीय स्थान, जब हम मान चुके हैं कि लग्न से ही चंद्रमा को प्रथम स्थान, तो अब यहाँ कहाँ से मेष राशि आएगी प्रभु, ये बताइए। जो गुरुजी तृतीय आएगी मकर में है ना गुरुजी, चंद्रमा, तो या फिर कर्क से चलना पड़ेगा अब लगन से। हम मेष अब राशि देखिए गुरुजी आप लोग, तृतीय आएगा। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज करके हमको भी कंफ्यूज। जब आपने एक, आप मान लिया कि मैंने, चलिए हमसे यह कंफ्यूजन हुआ कि हम प्रथम स्थान लग्न को न मान कर मान, लेकिन अब मेष राशि प्रभु कैसे आएगा तृतीय स्थान? अभी कुंभ है, अभी कुंभ के बाद मीन आएगा तब ना मेष आएगा। मीन राशि में आएगा तृतीय, तीसरा स्थान। ये कैसे होगा मुकेश जी? आप किस सिद्धांत से बता रहे हैं हमको बताइए। जब हमारा गुरुजी आपने बताया कि काउंटिंग, जो कुंभ राशि है वो प्रथम स्थान होगा, तो उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। अगर कुंभ प्रथम है तो मीन द्वितीय और मेष तृतीय हो गया गुरुजी। इसको एक काम कीजिए, जहाँ इस कुंडली को चंद्र लग्न कुंडली कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कुंभ को हम अगर लग्न में बिठा दे तो भी मेष हमारा तृतीय स्थान नहीं होगा, होगा? वैसे तो बताइए। चतुर्थ स्थान हो रहा है मेष, मेष तो चतुर्थ स्थान है, लेकिन जब आप बता रहे देखिए थे ना तो मैं तो गुरुजी, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। गुरुजी मेरी बात सुनिए एक बार, आप मेरी एक बार बात सुनिए। देखो, आपने कहा कि चंद्रमा जहाँ बैठा है गोचर में, तो हम उसमें कुंभ को द्वितीय मानेंगे, सॉरी प्रथम स्थान मानेंगे कुंभ राशि को, ठीक हो गया। अब अगर हम कुंभ को प्रथम मानेंगे तो मेष तृतीय ही आया। अब आपने मैंने उसको चंद्र कुंडली बना सुने, दिया। ना मैंने उस सिद्धांत को मान लिया कि चलिए हमसे वह कंफ्यूजन था वो दूर हुआ, अब तो सही चल रहे हैं ना। अच्छा, अब तो फिर गुरुजी 12वीं राशि मीन राशि तृतीय स्थान पे मानेंगे फिर तो। मैंने देखिए दो ही सिद्धांत हैं, एक की लग्न से, एक चंद्र से। मैंने पहले ही बता दिया कि सर्वेषु लग्नेषु खलु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। तो जहां चंद्रमा बैठा, जहां बैठा हम वहां से काउंटिंग करेंगे। अब वह मकर में वो बैठा तो चंद्र चलिए, कुंडली से ही हो गया ना, वो चंद्र हाँ, कुंडली बन गई ना, चंद्र कुंडली से तो 12वीं राशि आई ना फिर तृतीय स्थान। अब समझ में आ गया मुकेश जी? अब कहिए तो बढ़ूं, न तो इसी पर आज जी जी टॉपिक चले। जी गुरुजी जी बढ़ूं, चलिए। जी गुरुजी। आप बताइए कि कभी कभी हमें भी आप लोग सिखा देते हैं कंफ्यूज करके। चलिए ठीक है। क्षमा प्रार्थी है गुरुजी, इस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी ना है। ना, नहीं क्षमा प्रार्थी नहीं, चलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमको पुनः वहीं से चलना पड़ा जहां से आप लोग। चलिए, बहुमत के आधार पर हर चीज पारित हो जाता है। नहीं गुरुजी, चलिए बहुमत मत लेके चलो, जो पूछ रहा है वो। चलिए ठीक है। वैसे भी ऐसे ग्रह का हम पढ़ा रहे हैं जो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, तो इसमें तो बैलेंस बिगड़बे करेगा। चलिए, है ना, चंद्रमा चंचल परिवर्तनशील, कृष्ण पक्ष में क्षय होता है, शुक्ल पक्ष में उदय होता है। बोलिए। जी गुरुजी। जी जी। चलिए अब हम जानते हैं द्वितीयस्थ चंद्रमा क्या हानि करने वाला है। द्वितीय भाव में चंद्रमा, जन्मगत चंद्रमा से जब द्वितीय भाव में द्वितीय स्थान में चंद्रमा गोचर करे तो क्या हानि करेगा? दुष्ट लोगों से आपकी मुलाकात कराएगा,
व्यक्ति के स्वभाव में धूर्तता बढ़ जाएगी। जब ऐसे देखिए किसी का व्यक्ति का मन धूर्तता में जा रहा है तो उसका देखिए कि जन्म राशि से कहीं चंद्रमा द्वितीय गोचर तो न कर रहा है ना। व्यक्ति उस काल में अत्यंत सबसे निकृष्ट नीच कार्य होता है, उस कार्य को करता है। द्वितीय भाव से आंख में उसका प्रॉब्लम हो सकता है, व्यापार, धन, संपत्ति इत्यादि में हानि करता है द्वितीयस्थ चंद्रमा। मित्र संबंधियों से विवाद भी करवाता है द्वितीयस्थ चंद्रमा। ठीक है ना। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। अब चंद्रमा चला आगे, अब आ गया इसका शुभ गोचर, आया ना। तृतीय तृतीय शुभ हो गया गुरु जी इसका। जी गुरुदेव। अब शुभता में तो प्रभु गुरु जी आवाज नहीं, आवाज कटी है बीच में आपकी ना। शुभस्थ चंद्रमा का गोचर हो तो सारे सुख मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा, मिलेगा ना। मिलेगा ना। जी गुरुदेव। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरु जी। जी गुरु जी अभी समझ आ में रही आ है। रहा है ना। समझ में आ रहा है ना कि शुभ चंद्रमा हुआ तो जो चीजों को, जो चीजें सकारात्मक हैं, जो चंद्रमा से विचार होते हैं, उस स्थान से विचार होते हैं, वहां को वो आपको शुभ फल देगा उस स्थान से जनित। ठीक है ना। अब जन्म राशि से चंद्रमा अगर तृतीय स्थान में गोचर कर रहा है तो किस स्थान पर गोचर करना है यह देख लेना है। वह स्थान आपके जन्म पत्रिका का चंद्र लग्न में कौन सा स्थान है ये भी देख लेना है। अब उस स्थान जनित शुभत्व, शुभ कारकत्वों की वृद्धि करेगा, वहां से जो भी विचार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मकर राशि वाले के तृतीय स्थान आ जाएगा आपका, अगर वो पराक्रम आ जाएगा, आएगा ना पराक्रम। बताइए अगर लग्न को हम बैठाएं तो मीन राशि उसके पराक्रम के स्वामी होंगे ना तृतीय स्थान के। जी 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 गुरुदेव। बताइए। जी गुरु जी। तो व्यक्ति मेहनती होगा, धन लाभ होगा, आयु होगा, राज अधिकारियों से होगा, सब चीजें इसे प्राप्त होंगी। आगे चलते हैं। ये तो आप लोगों को कंठस्थ होगा कि चतुर्थ गोचर किसी का शुभ नहीं होता है। जी गुरु जी, चतुर्थ और द्वादश अशुभ होता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको चौंकाने वाली बातें कर रहा हूं, ये भी आश्चर्यचकित बात है। क्या चंद्रमा 2.25 दिन में इतना प्रभाव दिखा देगा? जी जी दिखा देगा। मन में प्रश्न वही था कि 2 दिन का फल क्या फायदे का, 2 दिन के बाद क्यों फिर। बताइए साक्षी जी। तो आपने मनोगत यंत्र से हमारे पास, हमारे मन में ट्रांसफर कर दिया मैंने उसको, क्या? जी जी भगवान, जी बिल्कुल। बताइए साक्षी जी। 2 दिन का फल थोड़ी ना आप ग्रहित पकड़ेंगे उसे। में चंद्रमा इतना गोचर में इतना सक्षम है कि वह फल दे देगा, इसका कैसे हम प्रूफ करेंगे? किसी को जानकारी है? नहीं है भगवान।
अब एक काम कीजिएगा, सूर्य को देखिए, चंद्रमा से सूर्य जब इन स्थानों में गोचर करे और चंद्रमा अशुभ स्थानों का गोचर करता हुआ बढ़ता चले और सूर्य, ये तो बात आपको समझ में आएगी ना कि चंद्रमा के पीछे पीछे सूर्य चलते हैं। जी जी। क्या हाँ या ना बताइए, चंद्रमा के पीछे पीछे सूर्य चलते हैं या सूर्य के पीछे चंद्रमा चलता है? चंद्रमा के पीछे सूर्य चलते गुरुजी। तो जब चंद्रमा के अशुभ स्थान में सूर्य देव का प्रवेश होगा तो उस महीने में ये लक्षण आपको अवश्य प्रकट होंगे, अशुभता वाला। और ठीक ना? ठीक है ना? जी गुरुजी जी। समझ में आया भार्गव जी, साक्षी जी, नीतू जी, हरिकिशन जी, बताइए आप लोग। जी चतुर्थ में चंद्रमा गुरुजी फिर चंद्रमा के नहीं आया। नहीं है गुरुजी, समझ नहीं आया नहीं। गुरुजी। मान लीजिए कि चंद्रमा द्वितीय स्थान में जा रहा है तो एक साथ 2.25 दिन में यानी 48 घंटा और कितने कितने हो जाएंगे 2.25 दिन के घंटे में अगर बनाए तो 52 घंटे हो 60 घंटे 60 घंटे लगभग 54 घंटे हो जाएंगे। 60 घंटे 54 घंटे में कोई ग्रह इतना सारा फल एक व्यक्ति के जीवन में घट सकता है? बताइए, इतना चंद्रमा के गोचर में पावर है कि वह 54 घंटे में इतनी सारे, किसी को आंख में पीड़ा हो जाए, किसी का सम्मान भंग हो जाए, किसी का शत्रु धन पद प्रतिष्ठा हरण कर ले, सब 54 घंटे में संभव है प्रभु। ये भगवान उसका बीज डाल देगा, वो फिर धीरे धीरे होता रहेगा उसका। और ऐसा भी तो है प्रभु कि यही चंद्रमा 2.25 दिन में इसको शुभत्व ही प्रदान करने लग रहा है। 54 घंटा अशुभता है तो 54 घंटा में शुभता भी तो दे रहा है प्रभु। जी बिल्कुल जी। गुरुजी बिल्कुल। यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष है। एक ग्रह नकारात्मक भी फल दे रहा है और सकारात्मक भी फल दे रहा है। अब कंफ्यूजन है कि हम माने तो क्या माने। इसी को कहते हैं ज्योतिष। क्या किया जाए इस सिचुएशन में? ये समस्या तो ऋषियों के सामने भी आई होगी, बड़े बड़े विद्वानों के सामने आई होगी। तब उन्होंने कहा कि 54 घंटे और एक मास में कितने घंटे होते हैं? एक मास में 30 दिन होते हैं ना, बताइए। 720 घंटे। एक जी गुरुजी जी। तो अगर चंद्रमा, जैसे हरिकिशन जी ने कहा कि वह अपना अशुभ स्थान का गोचर करके निकलता जाए, अगर सूर्य उस राशि में प्रवेश करे तब जातक को 1 मास तक चंद्र का गोचर का प्रभाव भोगना पड़ेगा। तो आप देखिएगा एक बात अनुभव करके कि चंद्रमा का जो अशुभ स्थान है उस राशि में अगर सूर्य देव जाए तो 1 मास रहेंगे ना कम से कम। चंद्रमा से जब उनका गोचर होगा, ट्रांजिशन होगा तो 1 मास रहेंगे ना। जी भगवान 1 मास है गुरुजी। तो उसको आप जनपत्रिका में देखिए कि अशुभ चंद्रमा के स्थान में सूर्य गोचर कर क्या फल दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही तो चल रहे हैं प्रभु। बताइए।
जी गुरुदेव। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम सूर्य को देखेंगे कि सूर्य अब जैसे द्वितीय और चतुर्थ स्थान, यानी कि मान लीजिए कुंभ राशि में सूर्य का गोचर हो रहा हो, तो हम 1 महीने में जातक के मकर राशि वाले, मकर राशि ही नहीं इनका है जिस कुंडली जी को गुरु जी, विचार कर रहे थे, जी गुरु जी, मकर हैं? राशि है गुरु जी, मकर ही तो है। मकर राशि वाले को जब कुंभ राशि में सूर्य कुंभ तो उनका द्वितीय स्थान अशुभ स्थान है, तो उनका क्या फल होगा, समझे? तो आपको प्राप्त होगा कि जो चंद्रमा का नकारात्मक तो है, सूर्य उस पर बढ़ाएंगे, उस पर बुरा फल देंगे। क्यों? इसका भी तात्विक विश्लेषण, सूर्य का उष्मा का कारक है, पोषण करता है। एक क्या करेंगे, चंद्रमा शीतलता का कारक है, वो जा रहा है शीतलता, और सूर्य जहां बैठते हैं उस राशि में उष्णता बढ़ देते हैं, उग्रता बढ़ देते हैं, उसके दाहिका शक्ति को तेज कर देंगे, तो जो बुरा प्रभाव होगा जातक के ऊपर वो अधिक होगा। यानी कि उस महीने सूर्य का गोचर इस जातक के लिए बड़ा पीड़ादायी होने वाला है। अब समझ में आया? जी गुरु जी। जी गुरुदेव। गुरु जी समय भी हो और गया, परसों ले लीजिए। हाँ, तो 5 मिनट में चंद्रमा का गोचर खत्म करते हैं। तो इसी तरह से चंद्रमा शुभ स्थान में भी अपना फल सूर्य के माध्यम से ही आपको 1 महीने में प्रकट करता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम, इसी अनुसार। तो जब आप चंद्रमा से गोचर देखना हो तो सूर्य को भी देखिए कि सूर्य उसके किस राशि में गोचर कर रहे हैं, अशुभ स्थान में चंद्रमा से या चंद्रमा के शुभ स्थान में, तब आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब समझ में आ गया? दोनों गोचर देखने? हाँ, गुरुजी स्थान में शुभ राशि तो अब मान लीजिए कि कुंभ राशि वाले मकर राशि वाले के चंद्रमा 8वें गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ गोचर किए, तो कौन सा स्थान हुआ उनका? मेष। मेष हुआ ना? जी अरे मेष हुआ कि नहीं जी हुआ? जी 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 चौथा दोबारा। स्थान। हाँ, जी मेघ हुआ। अब प्रभु अगर सूर्य जाएंगे मेष राशि में, तो एक तो अपने उच्च राशि में हुए, लेकिन मकर राशि वाले लोगों के लिए मेष शनि की नीच राशि ना है। जी जी गुरुदेव, जी समय की नहीं राशि। सूर्य शनि के शत्रु है ना, जी गुरु जी। ये है। तो इसका लाभ मकर राशि वालों को नहीं मिलेगा। भले मेष राशि वाले को मिल जाए, अन्य राशि वाले को मिल जाए, लेकिन आप लोग देखते हैं शनि का जब ट्रांजिशन होता है तो कुछ राशि वाले को ही होता है कि इनको फायदा मिलेगा, इनको अशुभताएं मिलेगी, होता है ना? जी 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 गुरु जी। तो यही हाल इसमें भी है कि अगर चंद्रमा के चतुर्थ गोचर करेंगे तो वो भले ही अपने उच्च राशि में है, लेकिन हम जो गोचर देख रहे हैं वो किसी लग्न के, किसी राशि के वाले को व्यक्तिगत कर रहे हैं। तो यहाँ सूर्य का गोचर मेष में जाने के बाद भी अशुभता देगा, किसको? मकर राशि वाले को। यानी कहिए कि 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक के इस जातक को चंद्रमा के अशुभ स्थान में वाले राशियों में सूर्य मकर राशि में रहने के कारण जातक को बड़ी अशुभता देंगे। और
13 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जब चंद्र सूर्य मकर राशि वालों से के मेष में गोचर करेंगे तो अशुभता देंगे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? नहीं रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भगवान, सर के ऊपर से जा रहा है। कल एक बार दोबारा करना पड़ेगा पूरा मुझे लगता नहीं नहीं, अभी करता हूं, 2 मिनट रुके। एक कुंडली किसकी है? मकर राशि वाले कौन कौन है यहाँ पर? मकर राशि वाले कोई नाम बताइए। जी मेरा है भगवान। चलिए है भगवान। चलिए, ये जो कुंडली है भार्गव जी की है। अब भार्गव जी जी भगवान बताइए। आप हुए मकर राशि के, ठीक ना? अब आपको चंद्रमा का गोचर फल विचार करना है। तो यह देखना है कि आपकी कुंडली में मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का कौन कौन सा शुभ स्थान है। तो बताइए, दूसरा, चौथा, 8वां, 12वां और कोई स्थान बताइए। चंद्रमा का शुभ स्थान कौन कौन सा है? शुभ तो मैंने बता दिया, 1, जी 3, 5वां शुभ स्थान है। दूसरा, 5वां, चौथा, 8वां, 12वां और बताइए। 7वां भी भगवान, 9वां भी है शुभ। नहीं, 7वां शुभ है। 9वां 9वां है। गुरुजी। 9वां। अब देखिए, मकर राशि वाले से दूसरा कौन पड़ेगा? कुंभ राशि। चौथा पड़ेगा इसका मेष राशि। 5वां पड़ेगा इसका वृषभ राशि। और 9वां इसका पड़ेगा, 9वां पड़ेगा कन्या राशि। 5वां, कन्या राशि। 8वां, 9वां कन्या राशि। हाँ, 9वां हो गया। फिर है 12वां, 10, 11, 12वां हो गया इसका धनु राशि। यही ना हुआ इसका शुभ स्थान? जी भगवान। जी जी जी। चलिए, अब देखिए, सूर्य जो है, चंद्रमा मेष राशि पर गया, चौथा स्थान पर। तो यहाँ से वह 54 घंटे में जो उसको अशुभ फल दिखाना है गोचर का, वो दिखाकर अपना चला गया। लेकिन पूरा फल नहीं दे पाया, क्योंकि उसको बड़ा कम समय में भचक्र का पूरा करना होता है। तो कम समय में, क्योंकि गति बड़ा तेज है, हवा की तरह चलता है और हवा से भी तेज है, तो यह पूरा फल न दिखा पाया। तो दिखाएगा कौन? तो देखिए, इधर से सूर्य देव आ रहे हैं। अब सूर्य आ गए कुंभ राशि में। अब चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य है। जब चंद्रमा कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब 1 महीने तक सूर्य देव आपको यहाँ का बुरा फल देंगे। अब समझ में आया? अब समझ में आया? जी भगवान समझ में आ गया है। लेकिन चंद्रमा उससे आगे शुभ स्थान में जाए तो क्या तब भी सूर्य अपना प्रभाव बुरा ही देंगे? नहीं, तब सूर्य अगर शुभ स्थान से चंद्रमा निकल कर जाए, चंद्रमा के शुभ स्थान में सूर्य प्रवेश करेंगे तो शुभ फल देंगे। तो सूर्य का अब अपना समझ में कोई आया? सूर्य का अपना कोई फल देने का ये नहीं है। चंद्रमा की का जो भाव है, जो स्थान है, वहीं पर ही फल देंगे, अपना कोई उनका नहीं फल नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा द्वारा शुभाशुभ जो भी है वो अपने 1 महीने में सिर्फ इस राशि वालों को सूर्य अशुभ फल देंगे। ऐसा नहीं है कि 12 राशि को देंगे, इस राशि वालों को सिर्फ उसका परिणाम मिलेगा। अब समझ में आया? जी जी भगवान।
सबको आया कि फिर इसको कल एक चैप्टर चलाना पड़ेगा? गुरु जी समझ नहीं आया, दोबारा समझना पड़ेगा ठीक से गुरु जी ने। कि कल फिर चलाना तो चंद्रमा जिस समझना राशि पड़ेगा को कल छोड़ के के जाएगा गुरुजी उस राशि का फल मिलेगा। तो ऐसा कीजिए, समझना पड़ेगा। तो कल अपना कोई ऐसा कुंडली लाइए जिसमें कोई भी कुंडली हो, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? अधिक श्रावण अभी है कौन सा जुलाई महीना है? अधिक श्रावण। जुलाई अधिक कर्क राशि बताइए प्रभु। कर्क राशि, मिथुन राशि, कौन से राशि में सूर्य है? कर्क राशि में सूर्य है गुरुजी। कर्क में है भगवान। अच्छा, कर्क राशि अगर चंद्रमा से हम किस किस लग्न वालों के लिए, किस राशि वालों के लिए कर्क राशि चंद्रमा की अशुभ राशि होगी? ये आपका होमवर्क हुआ। गुरुजी प्रश्न दोबारा बोलना एक बार। किस लग्न वालों के लिए चंद्रमा की जितने अशुभ स्थान हैं उसमें कर्क राशि आएगी? 12 में से वो कौन सा लग्न होगा जिसमें कर्क राशि चंद्रमा की अशुभ राशि बनेगी? तुला राशि, मेष लग्न होगा गुरुजी एक तो। धनु, तुला राशि वालों धनु का राशि, अष्टम आ जाएगी। धनु, धनु। ये प्रश्न पूछिए। साक्षी जी, आपने प्रश्न समझ लिया ना मेरा? आप प्रश्न को नोट कीजिए। और हाँ जी। किस लग्न वालों के लिए 12 लग्न है, तो 12 लग्न होंगे तो चंद्रमा लग्न न कर कर इसको किस राशि वालों के लिए चंद्रमा की कर्क राशि चंद्रमा की अशुभ राशि बनेगी? ठीक है ना? चलिए प्रश्न पूछिए, और इसी के आधार पर कुंडली कल पढ़ाया जाएगा। गुरुदेव नमो नमः। बाकी बाकी मैं आपका पूरा चंद्रमा का गोचर फल और सूर्य का 2 दिनों का पढ़ाया हुआ नोट्स भेज देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए। गुरुदेव नमो चलिए, नमः। ये ठीक है बाबा। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। बोलिए भगवान। गुरुदेव चंद्र के अशुभ भाव बताना कौन कौन से, मैं लिख नहीं पाया उस दिन चंद्रमा के अशुभ भाव जो बताइए बताइए, आप में से कोई बताइए। अशुभ इसके अंदर जो चंद्रमा के शुभ भाव होंगे वो होंगे नहीं, अशुभ 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 भाव होंगे 4, 8, 12। ये तो है क्या रात दो 12 तारीख है। 2, उसके बाद एक नहीं है, 5। 2 5। हाँ 5 होगा, 2 हाँ 5 2 हो गया। 5 हाँ जी। उसके बाद 8 भी होगा, 9 होगा इसके बीच में। हाँ 9 हो गया। हाँ उसके बाद 11। अच्छा 11 भी है? हाँ जी। ना ना 11 नहीं है भगवान, 11 नहीं है। अरे नहीं होगा। देखिए मैं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। देखो सुनते जाना आप। शुभ भाव है चंद्रमा के, हो सकता है मेरा गलत सही हो बताना। शुभ भाव जो चंद्रमा के है, शुभ भाव, शुभ की बात कर रही हूँ। 1 3 6 7 10 और 11 हाँ ये शुभ है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा, 11 अब नहीं है। अशुभ पे आ जाओ। माइसी हाँ, तो बच गए, अशुभ वो पे आ हो गए सारे। हाँ दो जी। 2 ये तो 5 हो गया, 4 जी है ना, 4 हो गया, फिर उसके बाद 8 8 8 हो गया, 9 9 हो गया, 9 और 12 हो 12। गया जी। हाँ ये सब अब उसके अशुभ हो गए। 2 5 9 8 4 12 यही है ना शुभ भाव? हाँ जी 2 5 9 8 4 12 यही है ना? हाँ जी हाँ जी। जी 6 है ना? बाकी के भी देख लो, सही है ना? हाँ 6 दरोगा, बिल्कुल 6 सही है, बिल्कुल सही है। दरोगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जी जी।
किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? आनंद जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं गुरु जी, कोई इंटरेस्ट तो किसी ने किया नहीं है, चलिए ठीक क्योंकि ठीक गुरु है, जी नमो समय नमः। हो गया है, विराम दिया है। प्रणाम गुरु जी। अवधेश जी नमो नमः। शांति प्रार्थना कीजिएगा। जी जी प्रभु जी, अभी करूं? हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विप्र भाई बंधुओं को शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। जी सर्वेभ्य नमो नमः, शुभ रात्रि सभी को। सभी लोग लेफ्ट ले कक्षा से। नमो नमः। सुबोध जी रिकॉर्डिंग बंद कर दिया है, करो भगवान।